हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। जो लोग नए हैं मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। क्लास 10th की ज्योग्राफी है दोस्तों, क्लास 10th की ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आप पहुँच चुके हो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग कवर करें चैप्टर नंबर 3 कवर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। अब इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 जल जो है हमारे धरातल पर है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य जो अलवणीय जल है उसका अनुपात बहुत कम है, क्योंकि हम लोग लवणीय जल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं, अलवणीय जल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो जल है उसका अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। दोस्तों यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अलवण जल कहाँ कहाँ मिलता है। तो पिछली क्लासों में भी हम लोग अलवण जल के बारे में बहुत कुछ सीखे थे। हम कहें जो हिमानी में ग्लेशियर वगैरह हैं उनसे जो जल पिघल के आता है वह अलवणीय जल है, नदियों का जल वो अलवणीय जल है, और इसके अलावा जो भौम जल है ये सबसे बड़ा स्रोत है अलवणीय जल का। और अगर इस अलवणीय जल की बात करें तो इसका पुनर्चक्रण वातावरण के द्वारा किया जाता है, इस प्रकृति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उस पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्भरण भी होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। मतलब इतना ज़्यादा जल है पृथ्वी पे, उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि जल की कमी है। क्यों? क्योंकि जो 3/4 जल है वह हमारी उपयोग के योग्य नहीं है। वो 3/4 जल कैसा है? लवणीय जल है, और हमारे रोजमर्रा के जीवन में लवणीय जल का कोई भी योगदान नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि कमी दिन प्रतिदिन हो रही है। हम जल को क्या कर रहे हैं? बर्बाद होने दे रहे हैं। जल धीरे धीरे दूषित हो रहा है। जल से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े आपके सामने दिए हैं। जैसा कि आप छोटे बच्चे आप नहीं रह गए, अब आप बड़े हो गए हैं और आप कहाँ आ चुके हो? क्लास 10th में आ चुके हो। आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका माइंड भी उस तरीके से डेवलप हो चुका है। इस चीज़ों को समझिएगा, इन तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना? 96.5% हिस्सा कहाँ मिलता है? महासागरों में। और केवल 2.5% क्या है? जल जो है वो अलवणीय जल है, जो हमारे योग्य है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर और हिमनदों के रूप में मिलता है। ये जो 2.5% बच रहा है दोस्तों, उस 2.5% का अगर 70% ले लो, ठीक है, उस 2.5% का 70% तो कहाँ पर है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में हिमनदों के रूप में है, मतलब कि ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है, वो ग्लेशियर के रूप में है। बाकी जो बचा 30% है उसमें से थोड़ा सा कम भौम जल के जलभृत के रूप में पाया जाता है। भौम जल में मतलब एक्विफायर के रूप में पाया जाता है, जो जमीन के अंदर है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। कितना? 4% हिस्सा प्राप्त करता है। और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर जल की उपलब्धता के संदर्भ में बात करें तो विश्व में इसका स्थान 133वां स्थान है। विश्व में इसका स्थान कौन सा है? 133वां स्थान है, अगर हम जल की उपलब्धता के संदर्भ में बात करें प्रति व्यक्ति। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित होता है। ये सब आप ऐसे एक एक पॉइंट याद करते चलो, समझते चलो। भविष्यवाणी की 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा? भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी को महसूस करेगा। ये रिपोर्ट आई थी 2003 में, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार यह बताया जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग जल को दिन प्रतिदिन दूषित करते चले जा रहे हैं, उससे तो यह श्योर हो जाता है कि इस नितांत कमी को हमको भी झेलना पड़ेगा। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम ही है जल संसाधन, और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ आपको पढ़ना है। एक तो जल की विशेषता, उसकी महत्वपूर्णता, हमारे जीवन में उसका योगदान क्या है। दूसरा, हम जो भी कमी, जल की कमी से जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उनको हम दूर कैसे करें। ये 2 प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और जल, वाटर, आप जानते हैं जल हो गया, वायु हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें ज़रूरी है तो इनके बारे में विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए। और यहाँ बता रहा है कि जल की दुर्लभता,
जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता था। एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि जल का चक्रण होता है, जल का नवीकरण होता है, मतलब क्या होता है, जल का चक्रीकरण होता रहता है और जल क्या है, ये एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये समाप्त न होने योग्य संसाधन है, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं उसकी दुर्लभता का सामना भी करते हैं। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम, एक सेकेंड, हाँ, हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है जहाँ पर जल की कमी देखने को महसूस होती है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल की बात आ जाती है कि वहाँ पे जल की कमी है। जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों, पनिहारिन मतलब क्या है, पनिहारिन मतलब जो क्या करती हैं, जो जल को पनिहारी में लेके आती हैं, मतलब कि किसी मिट्टी के बर्तन में जल को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक लेकर आती हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल वो कर सके, तो पनिहारिन, ठीक है। पनिहारिन के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। सिंपल सी बात बता रहा है दोस्तों कि यार इस जल के लिए कौन जिम्मेदार है। हर बार मनुष्य जिम्मेदार नहीं है, कुछ प्राकृतिक जगह ही ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा ही नहीं होती है, तो वहाँ पर आखिर भौम जल हो या नॉर्मल जल हो कैसे वहाँ पे मिलेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे जगह पर अगर लोग अपनी अस्थायी बस्तियाँ बसाते हैं तो उनको क्या करना होगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, जल को कहीं दूर से ढोके लाना पड़ेगा, ठीक है, और ये सारे चीज़ होंगे। तो वही बता रहा है आपको कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण देखने को मिलता है। एक इमेज आपके सामने दिखा रहा है और एक तरफ बता रहा है कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं, मतलब इतना कम वर्षा होता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा होने समझते हो, हमारे यहाँ तो दोस्तों 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। 25-400 अंतर देखो कितना बड़ा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल भी बात कर दें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास तो नॉर्मल हर जगह वर्षा होती है, और यहाँ तो 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। इजराइल की बात कर लो तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं, और हमारे देश में 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो एक जो डेटा यहाँ पर दे रहा है 25 और 114 का, इसको देख करके आप समझ सकते हो कि ये अभाव क्यों है ये अभाव, क्यों सूखा पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल लगभग 9 महीनों में वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र की ओर चला जाता है। देखो वर्षा का जल हम कह सकते हैं कि यह अलवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्षा का जल को अगर हम संचित करें तो अलवणीय जल का सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है, लेकिन हम लोग उसका संरक्षण तो करते नहीं हैं। वह जल नदी नालों की सहायता से कहाँ चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है। यानी जो अलवणीय जल भी है वो भी कहाँ जाकर मिल जा रहा है, लवणीय जल में, और हम लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है। देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा जल प्रबंधन, और ये जानना पड़ेगा कि जल प्रबंधन कैसे किया जाता है। ये लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। आपके घर में हैंडपंप लगा है, आपके घर में जो है टुल्लू लगा है, आपके घर में ट्यूबवेल लगा है, आपके घर में पानी का मोटर है, आप तो ऑन करते हो स्विच, आपके यहाँ पानी आ जाता है। यहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ लोगों से पूछो कि वहाँ क्या हाल है, वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चल रही है, ठीक है। उस चीज़ को आप वहाँ पे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्वीडन के विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है फॉल्कन मार्क, उनके अनुसार कह रहे हैं कि जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को 1000 से 1600 मीटर घन के बीच जल की उपलब्धता इससे कम हो जाए अगर, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को यहाँ जल की कमी हो जाएगी। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो?
बिल्कुल हो सकता है। अगर उस जल का प्रबंधन नहीं किया गया तो जल की दुर्लभता हो सकती है। हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या एवं उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा का जल बह के चला जा रहा है, समुद्र में मिल जा रहा है, यही एक उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जल की दुर्लभता के बहुत सारे कारण है। एक तो कारण यही कि जो हमारी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रही तो हम इस जल की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। ये कमी तो हमेशा बनी रहेगी ना, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का डिमांड भी बढ़ेगा, और जल का डिमांड बढ़ेगा तो ऐसे में जल का समान वितरण हो ये संभव नहीं हो पाएगा, तो जल का असमान वितरण ही होगा। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। जल का उपयोग केवल हम घरेलू इस्तेमाल में नहीं कर सकते, चलो पानी पीना है, हमको नहाना है, हमको फ्रेश होना है, हमको मंजन करना है, सब्जी बनाना है, खाना बनाना है, केवल वही आपके लिए इस्तेमाल होता है। भाई आप ये भी तो सोचो, जल का इस्तेमाल अनाज को उगाने में भी होता है। खेतों में जल नहीं दोगे तो अनाज कैसे उगाएगा। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। शुष्क यानी गर्मी के समय भी खेती की जा सकती है, लेकिन कब, जब उस जल को आप संरक्षित करके रख सको तब। ठीक है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों ने खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल लगा रखे हैं, जिनसे सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर जो है नीचे गिर सकता है। देखो दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ जो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है एनसीईआरटी में। देखो, एक खेत है, इस खेत में कुछ फसल है, इनको भी पानी चाहिए, और यहाँ ढेर सारा परिवार है, इनको भी रोजमर्रा के जीवन के लिए पानी चाहिए। दोनों ही जल जो है यह अलवणीय जल दोनों को चाहिए, अलवणीय जल दोनों को चाहिए। इनको भी अलवणीय जल चाहिए और इस खेत में भी अलवणीय जल चाहिए। अब जल के स्रोत की बात करें तो दो बड़े स्रोत हैं। एक तो बड़ा स्रोत है हमारा भौम जल यानी जो जमीन के नीचे है, और दूसरा बड़ा स्रोत है वर्षा। ठीक है, वर्षा और नदी, ये दूसरा बड़ा स्रोत है। ठीक है, वर्षा, नदी, झील, कुआं, ये दूसरा बड़ा स्रोत है। अभी क्या होता है ना कि आप भौम जल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग के लिए करें। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वर्षा का पानी नहीं पी सकता, मनुष्य जो है नदी का पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ दूषित पदार्थ भी होते हैं, वो मनुष्य के हेल्थ के लिए खराब है। लेकिन वह दूषित पदार्थ से आसानी से हम खेतों को सींच सकते हैं। खेतों में क्वालिटी होती है, उनका उपजाऊपन ये होता है कि वो इन सारे चीज़ों को झेल लेंगे और सभी काम यहाँ से निकाल लेंगे अपना। तो वर्षा के जल को संरक्षित करके, नदी के जल को संरक्षित करके, झीलों को जल को संरक्षित करके नहरों के माध्यम से जगह जगह खेतों में पानी को पहुंचाया जा सकता है, ताकि ट्यूबवेल के माध्यम से जो वह भौम जल से पानी को निकाल रहे हैं उनकी यह चीज़ें दूर की जा सकें। ठीक है, क्योंकि अगर भौम जल समाप्त हो गया तो आप समझ सकते हो कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए भौम जल को मत समाप्त करिए। हाँ, खेती के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो वर्षा के पानी को स्टोर करना सीखिए। और आप बताइए, आज हमारे देश में इतने सभी IAS PCS हैं, PMO ऑफिस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद भी किसी का दिमाग इस बात पे जा रहा है। मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाने की जरूरत है भाई, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप पढ़ोगे, जैसे मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि भौम जल को कहाँ वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मनुष्य के लिए होना चाहिए या खेतों के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के मंत्रियों से पूछोगे, उनको पता ही नहीं कि भौम जल क्या होता है। पूछ के देखो, आप जाके किसी सांसद विधायक से पूछ के देखो, अनपढ़ गवार लोगों को सांसद बना दिया गया, उनसे पूछोगे भौम जल क्या होता है, वही नहीं बता पाएंगे, और वे हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। कैसे भविष्य बनेगा, कैसे भविष्य बनेगा। और ये पढ़ाई करके आप करोगे क्या? ये पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। आप पढ़ाई करके अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोग कहां पर गलत हैं, इस चीज को बताना पड़ेगा। फिलहाल टॉपिक पे आइए, तो आप समझ रहे हो ना। तो उस भौम जल को मनुष्यों को अपने यूज के लिए रखना चाहिए, बाकी वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए ताकि सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ा सकें। परंतु आपने सोचा है इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर जो है अगर वो नीचे गिर गया और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है, आदमी को पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या, फिर बवाल।
पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, पानी के लिए महायुद्ध होगा। हो सकता है आगे पानी के लिए महायुद्ध हो, बिल्कुल संभव है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं 1947 से, उसके बाद भारत में औद्योगिकरण की स्थिति भी बढ़ी है, शहरीकरण भी हुआ है, विकास के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैल चुकी हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग किस पे आता है? जल विद्युत से आता है। वैसे सबसे ज़्यादा ताप विद्युत के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड है जल विद्युत, ठीक है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और संख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी होती चली गई हैं। आपको नहीं एहसास हो रहा है, आप घर में बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जल संसाधन की कमी क्या है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस कमी को भोगेंगी। आने वाली पीढ़ियां छोड़िए, आप जिस समय बूढ़े होंगे ना, उस समय मेरी बातों को याद करेंगे कि नितिन सर ने हमें इस चीज़ से आगाह किया था। कब? 2018 में। तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती किए हैं हम लोग कदम न उठा करके। आप लोग तो फिलहाल कदम उठाएं चाहे ना उठाएं, मैं तो ज़रूर उठाऊंगा। मैं तो गलत के प्रति जरूर खड़ा होऊंगा, एक दिन पूरे देश के सामने खड़ा होऊंगा और पूरे देश से मैं ये सवाल करूंगा, देखता हूँ कौन कौन जवाब देता है। यदि आप शहरी आवास समितियों, कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। एक सेकेंड, नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू पर ही विचार किया है और बात किया है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों के द्वारा प्रदूषित हो रहे हैं। एक तो अलवणीय जल की कमी वैसे ही है, 2.5% में से 70% हिमानियों में जमा हुआ है। 30% में पूरी दुनिया चल रही है, भारत नहीं, 30% में पूरी दुनिया चल रही है। उस 2.5% का 30%, उसके बाद भी हम दिन प्रतिदिन उसको बर्बाद करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? कुछ तो हमारे घरेलू कारण है। घरेलू कारण में क्या हो सकते हैं? घरेलू कारण मतलब हम जल को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। कैसे तुले हुए हैं? आपके यहाँ कोई सीवर नहीं है, आप अपने सीवर को खुले उठा के नालों में बहा देते हैं, नाला जाके नदियों में मिल जा रहा है। किसी को गम नहीं है कि नाले के पानी को साफ किया जाना चाहिए, फिल्टर किया जाना चाहिए, उसके बाद जाकर उसको उस पानी को नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। किसको गम है? सरकार ने प्रोजेक्ट बना दिया, 2-4 जगह पे बन गए सीवर प्लांट, उसके बाद वो सीवर प्लांट कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटों काम नहीं कर रहा है। कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं है कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। यार हम खुद उसको बर्बाद करने पे टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, जो औद्योगिक कारखाने हैं, औद्योगिक कारखाने भी लगे कहां पर हैं? तो जानते हैं कि हमको जो है जल आपूर्ति के लिए हमें नदियों के किनारे ही लगाना पड़ेगा। कानपुर उठा के देख लो, आगरा उठा के देख लो, बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने आपको यहाँ मिल जाएंगे। वो लोग क्या करें? वो लोग के अपने कंपनियों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं उसको कहाँ ले जाके फेंक दे रहे हैं? नदियों में फेंक दे रहे हैं। ये कहाँ तक सच है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है, सभी को पता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाने वाला नहीं, क्योंकि इसमें आपका लॉस क्या है? आप कहोगे हमारा मैटर थोड़े है। अरे आपका मैटर नहीं है यार, तो किसका मैटर है? ये आपका देश नहीं है, आपका देश आपका घर नहीं है, तो आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? रासायनों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। किसमें? कृषि कार्यों में छिड़काव होते हैं, यूरिया छिड़ा जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल जो उस अनाज के ऊपर छिड़के गए हैं उससे उनकी उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन जब उस पर पानी पड़ता है, वर्षा होता है, तो वो पदार्थ रिस कर कहाँ पहुँच जाते हैं? भौम जल में। अंदर जाके जो पृथ्वी के अंदर का जल है, जो भौम जल है, उसको भी दूषित करते हैं, जो कि मानव के लिए खतरनाक है। आज सबके घर में फिल्टर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? क्या आवश्यकता भाई फिल्टर लगाने की? पहले तो नहीं लगता था, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से काम हो रहा है।
भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएं यानी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना की शुद्धता की तो कोई बात ही नहीं है। कोई आदमी इसको खोल के कह ही नहीं सकता कि नदियाँ शुद्ध हैं। पानी काला हो चुका है, पानी हरा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2,500, 3,000, 5,000 करोड़ की व्यवस्था बना दी जा रही है कि हम नदियों को साफ कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ सरकार से नहीं पूछ रहा है कि आखिर हमारे उस 5,000 करोड़ रुपए में क्या गंगा नदी साफ हो पाई अथवा नहीं हो पाई। हमारा हाई कोर्ट भी चुप है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, हमारा नदी प्रदूषण बोर्ड भी चुप है। कोई कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि सब यहां पर मिल बांट कर खाने में लगे, सब यहां पर मिल बांट कर खाने में लगे। क्यों ना गुस्सा है, क्यों ना मैं राजनीति करूं, पढ़ाते पढ़ाते राजनीति मैं क्यों ना करूं। कोई मुझे बता दे कि मैं क्यों ना राजनीति करूं। करूंगा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं करूंगा, तब तक मैं गलत के प्रति आवाज उठाऊंगा, जो सही होगा उसे जनता को बताऊंगा। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। झारखंड को उठा के देख लो, झारखंड में जितनी भी नदियां मिलेंगी सब आपको एक तरफ से दूषित मिलेगी। दामोदर की तो कहानी खत्म हो गई, साबरमती गुजरात में एकदम रद्द हो चुकी है, उससे गंदी तो हो ही नहीं सकती नदी। नाम आया था दुनिया की सबसे दूषित नदियों में, क्या लगा रखा है। पश्चिम बंगाल उठा लो, अपने देश अपने प्रदेश का उठा लो, आप जहां भी हो आप वहां देख लो कि नदियों का हालत क्या हो गया है। अरे यार, क्यों हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम प्रकृति के साथ खेलेंगे ना, कल प्रकृति हमारे साथ खेलेगी। समझ रहे हो आप लोग। और हर दिन घर आता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ता चला जा रहा है। आपने अनुभव किया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है हमें जल संसाधन के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, और ये जो जल है इसको संरक्षित करने के लिए विचार बनाना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए कि किस तरह से इसको बचाएं। इसके अलावा हमको अपने स्वास्थ्य संबंधी खतरों से भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा स्वास्थ्य संबंधी खतरा है, खाद्यान्न सुरक्षा कैसे होगी, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, आजीविका, उत्पादन क्रियाओं, इन सभी चीज़ों पे बराबर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत मतलब डिग्रेडेशन से होने से बचाएं, उनको समाप्त होने से बचाएं, उनको दूषित होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये ह्रास बढ़ता जा रहा है, और पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव आप यहाँ पे लिखिए। आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि सरकार भी तो काम कर रही है अपने तरीके से, तमाम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई हैं, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के कार्य किए हैं। आइए बात करते हैं उन कार्यों पे। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बने बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। पुराने समय से आपको पता होगा, आप झीलों के बारे में नहीं जानकारी मिल रही, सुदर्शन झील का नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आप नहरों की बात करो, फिरोज शाह तुगलक ने पूरे भारत में नहरों का जाल बिछा दिया था। तो बहुत सारे ऐसे आपको वक्त मिलेंगे जब ये काम किए गए थे, इनमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमने यह परिपाटी भी आधुनिक भारत में जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध भी बनाए हैं कि ताकि जल को हम लोग संरक्षित कर सकें। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, प्राचीन भारत की बात बता रहा है, इसके बाद आधुनिक से तुलना करेंगे। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक एक जगह था श्रृंगवेरा। श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया, श्रृंगवेरी। ये श्रृंगवेरी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक श्रृंगवेरपुरम एक जगह है जहाँ पर केवट ने राम जी को वहाँ से बैठाए थे, केवट, और यहाँ पर इलाहाबाद लेके आए थे संगम किनारे, ठीक है। तो ये उसी श्रृंगवेरपुरम की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि श्रृंगवेरा कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं इलाहाबाद से बहुत पुराने समय से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ एक एक जगह पता है। तो श्रृंगवेरा जो लिखा है, पुराने समय में हो सकता है इसका नाम श्रृंगवेरा रहा हो, और इस समय में श्रृंगवेरपुरम है, ठीक है। और इलाहाबाद से जो प्रतापगढ़ का रोड है
उस पर आपको बीच में एक जगह पड़ेगा श्रृंगवेरपुरम, ठीक है। तो वहाँ पर एक गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ईसा से 1 शताब्दी पहले की कहानी बता रहा है, हालांकि अब इसका कोई प्रमाण देखने को ज़्यादा नहीं मिला है, पुरातत्वविद ने बताया हो तो ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहत स्तर पर बांध बनाए गए, झील बनाए गए, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग की बात करूं जो उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा की बात करूं जो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर की बात करूं जो कर्नाटक में है, कोल्हापुर की बात करूं जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं जो कि प्राचीन काल से बिलोंग करते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी, ठीक है। भोपाल झील 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश मतलब कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का बाप, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक इसी को बोलते हैं। करा 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक राज करता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर। याद रखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक जगह बनाया, हौज खास। आज हौज खास नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर एक विशिष्ट तालाब भी बनवाया था, ठीक है। और ये इमेज आप देख सकते हैं। फिलहाल ये इमेज जो है हीराकुंड बांध परियोजना की है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो रहता ही है, लेकिन आपको सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। बांध क्या है, वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता प्रदान करते हैं। परंपरागत बांध की बात करूं दोस्तों तो नदी और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। शुरू में क्या होता है कि वर्षा के जल को, नदियों के जल को एक जगह स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जब जल की कमी होती है या वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो उन जल को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वहां पर सिंचाई के कार्य किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, ठीक है, और मछली पालन, तमाम उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सिर्फ उनका एक उद्देश्य नहीं है कि उससे सिंचाई के कार्य किए जाएं, अपितु उनका उद्देश्य क्या है कि जो आसपास की फैक्ट्रियां हैं उनको भी जल की आपूर्ति की जा सके, क्योंकि फैक्ट्री नहीं रहेगा तो हमारे देश विकास कैसे करेगा, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी ये काम किए जाते हैं, ठीक है। मनोरंजन, बहुत सारे मनोरंजन, वहाँ फव्वारा लगा दिया था ताकि वहाँ पे क्या हो, एक टूरिस्ट प्लेस बन सके, लोग आ जा सके, मनोरंजन कर सके। आंतरिक नौका चालन, ठीक है, वहाँ पर नौकाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, तो ये सब होते एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा मछली पालन के भी साधन हैं। इन्होंने बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया, क्योंकि इसका कोई एक उद्देश्य नहीं था, बहुत सारे उद्देश्य थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सतलुज ब्यास के बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, हालांकि भाखड़ा एक अलग बांध है, नांगल एक अलग बांध है, दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध बोलते हैं। यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है। इसी प्रकार अगर महानदी की बात करें, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है, तो महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का एक समन्वय है। जब से यह महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया तब से उड़ीसा में बाढ़ पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। बाढ़ क्या है, बाढ़ एक तरह का जलाशय है, उसका ढांचा नहीं कोई। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उसके उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया